हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे चैनल स्टडी शार्क में। आज हम लोग आपके लिए हिंदी का एक और पार्ट ले आए हैं जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है और बहुत ही अच्छा ये पार्ट मैं कहूंगी क्योंकि इसका नाम है आत्मकथ्य। काफी सुंदर कविता है। हम लोग पढ़ेंगे इसको। पाठ के सार में आती हूँ डायरेक्ट। इंट्रोडक्शन बेटा आप लोग पढ़ लेना। वैसे इतना काम का नहीं कि एग्जाम्स में आना है नहीं, पर इसको आप लेखक के बारे में जरूर जानेंगे तो जरूर पढ़ना बेटा। बहुत अच्छा है इनका, जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में वैसे बहुत दुख रहा है। ठीक है, तो वही दुख को इन्होंने अपनी आत्मकथा के जरिए भी अभिव्यक्त किया है और आत्मकथा के जरिए ये भी बताना का प्रयास किया कि किस प्रकार उनका जीवन एक साधारण मनुष्य के जीवन के समान ही है। इसमें कोई भी रोचक या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मनुष्य जो है मनोरंजन हासिल कर सकता है। तो देखिए, प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा कथा विशेषांक निकालना तय हुआ था। आग्रह किया करते कि आत्मकथा लिखिए। प्रसाद जी इस से सहमत नहीं थे। इसी ऐसे असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के संपादक विशेषांक प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सुष्मिता के ही अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों का और बिंबों का प्रयोग किया। इन्हीं शब्दों और बिंबों के सहारे उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि जीवन की कथा, उनके जीवन की कथा एक सामान्य मनुष्य के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान या रोचक सम्मान कर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान व्यक्ति की विनम्रता भी है। तो अब देखिए, डियर स्टूडेंट, बड़ी सुंदर कविता है। हम लोग पढ़ेंगे इसको। कविता का नाम जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बड़ा सुंदर सा नाम है और यूनिक नाम आप कह सकते हैं। एक प्रकार से यूनिक नाम इनका इसमें है। ठीक है, तो देखिए, कविता का नाम है आत्मकथ्य। ठीक है, आप देख सकते हैं कविता का नाम है आत्मकथ्य। मुझुक गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, समझकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी आज घनी। वो क्या कह रहे हैं, देखो, समझकर गिर रही पत्तियां देखो आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ये विडंबना अरे सरल थे, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना दूसरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, और खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथ की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी पंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो अब बच्चे, क्या है इस पूरे पंक्ति पूरे कविता का अर्थ, ये अब हम ध्यान से समझेंगे। देखिए, मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, यानी कि हे मन रूपी भौरे, ये कौन अपनी कहानी कहकर जा रहे हैं, यानी कि तू क्या कहना चाहता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी, इस पंक्ति से तो कवि ये बताना चाहते हैं बच्चे कि किस तरह उनके जीवन में आने वाली खुशियां धीरे धीरे जा रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, यानी कि इस गंभीर पूरे भरे मतलब खुले आकाश में असंख्य जीवन इतिहास, यानी कि बहुत लोगों ने अपने जीवन इतिहास अपनी आत्मकथा लिखी। पर ऐसा इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये खुद ही अपना उपहास बना रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी कोई अपनी आत्मकथा लिखता है तो क्या होता है, लोग उसके हंसते हैं, थोड़ा उनको उससे मजा मिलता है। तो वह ऐसा उनको लगता है कवि को कि वह अपनी आत्मकथा लिखकर खुद ही में कहीं ना कहीं अपना खुद का ही मजाक बना रहे हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अब जब भी कोई अपनी आत्मकथा लिखता है बच्चे, तो वो अपनी हर चीज बताते हैं। तो कहते हैं क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी जो मेरी दुर्बलता है, मैं उसको अपनी अपनी दुर्बलता जो है लिख डालूं।
क्या तुम सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे? अब कवि ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन कहता है कि क्या तुम्हें मेरी आत्मकथा सुनकर, यानी कि मुझे जैसे साधारण मनुष्य की आत्मकथा सुनकर क्या तुम्हें सुख प्राप्त हो सकेगा? यह देखोगे या गागर रीति, यानी कि खाली खाली जीवन, ये खाली जीवन देखकर क्या तुम्हें सुख प्राप्त हो सकेगा? क्योंकि मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कवि कहते हैं। किंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ठीक है, तो कहते हैं लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही खाली करने वाले, यानी कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा जीवन भी मेरी तरह खाली ही है और मेरी आत्मकथा पढ़कर तुम अपने जीवन में कुछ मनोरंजन या खुशियां लाना चाहते हो। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यानी कि अब देखो, और तुम ही खाली करने वाले मेरा रसले अपनी भरने वाले का अर्थ बेटा ये है कि तुम ही खाली करने वाले। इसमें एक और बहुत अच्छा प्रतीकार्थक मीनिंग है। पहले तो बच्चे मीनिंग मैंने जो आपको नॉर्मल बताया, नॉर्मल मीनिंग मैंने आपको क्या बताया कि कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वह ये अपनी ऑडियंस से कहते हैं कि यार कहीं तुम ही तो नहीं हो, तुम्हारा जीवन भी कहीं खाली तो नहीं है और तुम मेरे का पढ़ के जो है अपने जीवन को थोड़ा भरना चाहते हो। और दूसरा इसका अर्थ ये था बच्चों कि तुम ही खाली करने वाले, कि तुम ही ने मेरा जीवन खाली करा है। कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई तुम ही ने मेरा जीवन खाली करा है? क्योंकि कवि बच्चे, कवि के जो बहुत सारे मित्र थे, ये कवि का खुद का एक्सपीरियंस है कि जो कवि के बहुत सारे जो मित्र थे बच्चे, बहुत सारे मित्र जो थे कवि के, मित्र आप कह सकते हो एक प्रकार से, जो उनके मित्र थे, ठीक है, जो उनके मित्र थे बच्चे, उन्होंने उनके साथ धोखा किया था। कैसा धोखा था? कई बार कवि जो अपने लेख लिखते थे, उन लेखों को जो है उनके मित्र लोग जो है ले लेते थे और अपना नाम से प्रकाशित कर देते थे। तो उस प्रकार से उनकी रचना से वे अपना घर भरते थे, अपने को जो है खुशियां देते थे, अपने को मान सम्मान देते थे। तो उनके साथ तो गलत ही करते थे ना। शायद उनकी वो इतने सरल इंसान थे, शायद वो इतने विनम्र इंसान थे, जिस वजह से उनके साथ ये धोखा होता था, पर होता था। यह विडंबना आ रही सरलता है। अब वो कहते हैं यह विडंबना कैसी है कि मैं अपनी सरलता, जो मेरी सरलता, जो मेरी खूबी है, मैं उसकी हंसी उड़ाऊं। ये कवि कहते हैं क्या मेरे को अपनी सरलता की हंसी उड़ानी चाहिए? वे कहते हैं नहीं, मैं अपनी सरलता की हंसी क्यों उड़ाऊं? भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं, यानी कि अपनी प्रवचना भूल कर क्या मैं औरों की दिखलाऊं, यानी कि औरों ने जो मेरे साथ धोखा किया, जो मैंने दुख प्राप्त किया है जीवन में, क्या मैं वो दिखाऊं? उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब वो कहते हैं उज्जवल गाथा कैसे गाऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं का मतलब क्या है कि वह दिखाते हैं कि भाई मधुर चांदनी रातों की में वो क्या दिखाते हैं कि, एक मिनट रुको, हाँ, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। हम्म, तो वो क्या कहते हैं मधुर चांदनी रातों की, यानी कि अब वो अपने प्रिय के साथ, जो उनकी प्रिय थी, उनके साथ जो उन्होंने वक्त बिताया था, वह उस चीज का वर्णन करते हुए कहते हैं अरे खिलखिला कर होते हंसते होने वाली उन बातों की, यानी कि वह उन वक्त को याद करते हैं कि जब वो अपने प्रिय के साथ बहुत अच्छी तरह बातें करते थे और उनको अच्छा लगता है। प्रिय मतलब जिससे वो प्रेम करते थे, ठीक है, यानी कि उनकी पत्नी। ठीक है, मिला कहाँ वह सुख जिसका, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, यानी कि वह सुख मेरे को प्राप्ति का हुआ। और बेटा ये माना भी जाता है कि जो ये थे आपके क्या कहते हैं इनको, हम लोग क्या कह सकते हैं, जो आपके ये थे जयशंकर प्रसाद जी, इनकी जो पत्नी थी मर गई थी और फिर इनकी दूसरी पत्नी भी जो थी वो भी मर गई थी, मतलब इनकी पत्नी इनके पास आ ही नहीं पाई है ना, तो इनको सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ, इनके जीवन में दुख ही दुख था। मिला कहा वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, यानी कि आलिंगन में, यानी कि जो आने ही वाला था वो वहीं से जो है चले गया। उस जिसके अरुण कोपलों की मतवारी सुंदर छाया में, यानी कि जिसके गाल इतने सुंदर थे कि ऐसा लगता था कि उस जो उषा है वो भी ऐसा लगता था कि जो उषा है वो भी अपनी जो सारी किरणें हैं या फिर सारा जो सौंदर्य है वो उसी से लेती है, उसी से जो है ऋण लेती हूँ। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, यानी कि उसकी जो स्मृति है, स्मृति मतलब आप कह सकते हो उसकी जो यादें हैं वो थके पथिक की, यानी जो थका, ये जो पथिक होता है जो बेटा रास्ते में चल रहा है, थके पथिक की पंथा की, यानी थके पथिक की जो चिंता है, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, यानी कि सीवन को, वो जो घाव सिल गए हैं, क्या तुम उसको फिर से उधेड़ के मेरी कंथा देखना चाहते हो? क्योंकि बेटा जब जब कभी फिर से अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो उनको वह सब चीजों का जो है वर्णन करना पड़ेगा जिसका वर्णन मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि उससे उनमें दुख प्राप्त होगा। ठीक है,
छोटे से जीवन की बड़ी कथाएँ आज कैसे कहूँ? तो कहते कैसे बड़ी कथाएँ आज कहूँ यानी कि इतने छोटे से जीवन की क्योंकि मेरा जीवन ज़्यादा बड़ा बड़ा क्यों नहीं मानते हो अपने जीवन को? क्योंकि उनको दुःख ही दुःख प्राप्त हुआ, ठीक है? क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ? यानी कि क्या यह अच्छा नहीं कि मैं औरों की सुनूँ और अपना मौन रहूँ? ठीक है? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? यानी कि सुनकर क्या तुम्हें बहुत सुख प्राप्त होगा? मेरी आत्मकथा पढ़कर नहीं क्योंकि मेरी आत्मकथा में ऐसा कुछ रोचक है ही नहीं। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा यानी कि मेरा दुःख थका सोया है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी आत्मकथा लिख के उसे फिर से जागृत करूँ या उसको फिर से स्मरण करूँ। तो इसलिए बेटा अभी समय भी नहीं है वो कहते हैं, ठीक है? तो चलिए बच्चों ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है और इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो भी फटाफट देख लेते हैं। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि कवि के जीवन में बहुत दुःख था। कवि ने बहुत अपने जीवन में दुःख देखा है, उसे उसका ऐसा मानना है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे रोचक बनाकर लोग वाह-वाह कहेंगे और इसलिए वो कहता है कि वह अभी उसके सारे दुःख वो सब वगैरह सब शांत है, तो वह नहीं चाहता कि वह अपनी आत्मकथा लिखकर अपने दुखों को फिर से स्मरण करे। ठीक है, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि ऐसा इसलिए कहता है कि कवि अपनी आत्मकथा अभी नहीं लिखना चाहता, कवि को ऐसा लगता है कि जो भी उसने अपने जीवन भर में दुःख देखे हैं, वो अभी फिलहाल के लिए जो है वो दुःख अभी उसके दुःख शांत हुए हैं और अभी उसको दुःख की वो दुःख उसको जो है उस दुखों की वजह से वो उसका मन विचलित नहीं है। लेकिन अगर वो आत्मकथा लिखेगा, वो फिर से उन दुखों को जो है स्मरण करेगा और इससे उसको फिर से जो है दुःख होगा। तो इसलिए वह अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता है। तो देखिए स्मृति को पाथेय बनने से कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथेय बनने से कवि का आशय ये है कि वही स्मृति यानी कि यादें को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? यादें को पाथेय यानी कि देखो वो कहते हैं कवि कहते हैं कि कवि के जीवन में इतने दुःख थे कि जो उनकी यादें हैं जो उन्होंने अपने प्रिय के साथ पल बिताए हैं, वो सब यादें ही उनके जो अपने रास्ते में चल रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, वो जीवन जीने में जो उनकी पंथाएँ हैं, जो उनका दुःख है, सिर्फ़ वो पाते हैं, जो वो चीज़ें हैं, वो जो स्मृति है, वो ही जो है दूर कर रही है, वो ही जो है थके पथिक की जो पंथा है, उसको जो है कहीं न कहीं ये जो स्मृति है, यादें हैं, यही सही कर रही हैं, ठीक है? भाव स्पष्ट कीजिए, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। यानी कवि ये कहते हैं कि भई वो सुख मेरे को प्राप्त ही क्या हुआ जिसका मैं स्वप्न देख के जाके आई कि जब मुझे वह सुख प्राप्त हो रहा था, जब मेरे को ऐसा लग रहा था कि भई मैं अच्छा वक़्त बिता रहा हूँ अपने प्रिय के साथ या इन सब चीज़ों में, तभी जो है उनकी जो प्रिय है उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर ऐसा लगता है कि उनको वो सुख मिला ही कहाँ जिसका स्वप्न देख कर जाके आए। फिर वो कहते हैं आलिंगन में आते-आते मुस्कुरा कर जो भागे यानी कि जो बस उनके पास आने ही वाला था परंतु फिर वो दुःख जो है, फिर वो जो है चीज़ चली गई। ठीक है? मतलब आते-आते चले गया दुःख वो चीज़ मतलब सुख आ रहा था पर वो सुख जैसे ही सुख ने हमें जो है छुआ वो चले गया। तो जिसके अरुण कोपड़ों की मधुर सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया यानी कि उनका सौंदर्य इतना ज्यादा था कि ऐसा लगता था उषा भी जो अपनी सारी चीजें हैं वो उन्हीं से लेती है, ठीक है? तो ऐसा लगता था, ठीक है? उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इस कथन के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं बच्चे कि वो मधुर चांदनी रातों की यानी उस उन रातों में जब हम अच्छे हँसते हुए बातें किया करते थे, उनकी मैं कैसे जो है गाथा गा सकता हूँ? क्योंकि वो कवि का ये माध्यम था कि मैं ऐसी अपने अच्छे जो क्षण मैंने अपने प्रिय के साथ व्यक्त किए हैं, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? क्योंकि ये तो मेरे निजी क्षण है और मैं इनको अपनी आत्मकथा के माध्यम से आपको क्यों बताऊं कवि ये कहते हैं ठीक है तो वो ये कहते हैं इसका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ क्योंकि एक तो उनको पहले से ही इतना दुख था उनका इतना ज्यादा क्योंकि वो अपने प्रिय को खो चुके थे तो अब वो जब ये चीज लिखेंगे तो उनको फिर से दुख होगा है ना आत्मकथ्य कवि की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए तो अगर विशेषताओं की बात करूं मैं तो आपको पता है बेटा विशेषता क्या है इसकी विशेषता सबसे पहले मैंने आपको बताया कि काव्य भाषा आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से रोचक तरीके से लिखा गया है और इसमें आप बीच बीच में देखो तो बड़े अच्छी तरह राइमिंग भी इन्होंने करा गया है ना तो अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करा है तो आप ये सब कह सकते हो कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप से अभिव्यक्त किया तो सुख की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो सुख कवि को प्राप्त नहीं हो पाया ठीक है तो वह किस रूप में अभिव्यक्त किया है मैंने आपको दिखाया कि वह जो है सुख उन्होंने अपना दुख तो व्यक्त किया है कविता में लेकिन सुख उनको नहीं था सुख क्या क्या स्वप्न देखते थे सुख का कि उनको प्रतिष्ठा मिले उनके सरलता का कोई फायदा ना उठाए है ना ये स्वप्न देखा था तो वो कहते नहीं है, जो स्वप्न देखा था वो जो मुस्कुराकर जो मतलब ये जो लाइन थी उनकी है ना तो ये चीज है बेटा
अब देखो इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी की व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता में ये पता चलता है कि प्रसाद जी बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, जिनके साथ लोगों ने कई सारे धोखे दिए और उनको कई सारी चीजें उनके साथ हुई। और दूसरा वो बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं, जो इतने सारे दुख होने के बावजूद भी इतनी अच्छी तरह जो है बिल्कुल सकारात्मक रूप से अपना जीवन जो है व्यापन कर रहे हैं। आप किन वाक्य व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? तो आप अपने अनुसार जो है बेटा इसका उत्तर लिख सकते हैं। आपको किन की आत्मकथा पढ़ना जो है अच्छा लगेगा? और कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा राज्य के अच्छा ये देखो ये तो आपको बेटा पढ़ने के लिए है, तो ये आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमारा जो ये पाठ है खत्म होता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी का हमारे साथ ये पाठ देखने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे जो है चैनल को आप देखते रहिए ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए ला पाएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।